हाँ बच्चों, आज अपना टॉपिक है राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति के बारे में वैसे तो आपातकालीन शक्तियों के बारे में अपन पहले पढ़ चुके हैं, वीडियो देख लिया होगा आपने, लेकिन आज अपन राष्ट्रपति पद और उसकी निर्वाचन प्रणाली, किस प्रकार की निर्वाचन प्रणाली है, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले राष्ट्रपति का पद है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 में लिखा हुआ है कि भारत में एक पद होगा जो राष्ट्रपति के नाम से होगा और निर्वाचित होगा। सबसे बड़ी बात क्या है? निर्वाचित होगा। निर्वाचित होते ही, जैसे ही राष्ट्रपति निर्वाचित होते ही हमारा देश क्या बन जाता है? गणतंत्र। गणतंत्र कहलाने लग जाता है, क्योंकि यहाँ का जो राष्ट्र प्रमुख है, ठीक है, राष्ट्र प्रमुख कहो चाहे संवैधानिक प्रमुख कहो, संवैधानिक प्रमुख वो क्या है? निर्वाचित है। निर्वाचित है। निर्वाचित होने से अब हमारा देश क्या हो गया? गणतांत्रिक देश हो गया। जबकि ये जो पद, राष्ट्रपति का पद, हमने इंग्लैंड के अनुसार ही लिया है, इंग्लैंड जो देश है उसके अनुसार, किंतु वहां पर जो राष्ट्रपति का पद है, वहां का जो संवैधानिक प्रमुख है वहां की महारानी है। इंग्लैंड में कौन है? इंग्लैंड में वहां की संवैधानिक प्रमुख वहां की महारानी, किंतु वो निर्वाचित नहीं है। सबसे बड़ी बात क्या है? वो निर्वाचित नहीं है। वो आनुवंशिकता के आधार पर, महारानी मरेगी तो उसका पुत्र है वो वहां का संवैधानिक प्रमुख बन जाएगा, वो मरेगा तो उसका पुत्र या पुत्री वो वहां के संवैधानिक प्रमुख बन जाएंगे। इसलिए इंग्लैंड गणतांत्रिक देश नहीं है, जबकि भारत गणतांत्रिक देश है। गणतांत्रिक देश होने का कारण क्या है कि यहाँ का जो संवैधानिक प्रमुख है निर्वाचित है, इसलिए गणतांत्रिक देश है। और यहाँ पर मुख्य रूप से जो राष्ट्रपति है 5 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए इसको निर्वाचित किया गया है। ठीक है, और इसकी जो निर्वाचन प्रणाली है हमारे यहाँ पर जो संविधान में है, अनुच्छेद 54 एंड 55, यहाँ पर निर्वाचन प्रणाली के बारे में बताया गया कि राष्ट्रपति को किस प्रकार से चुना जाएगा। अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 54 में एक निर्वाचन मंडल होगा, निर्वाचन मंडल होगा जो राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली को देखेगा, चुनाव प्रक्रिया को देखेगा। ये हमारे यहाँ के संविधान में लिखा हुआ है। ठीक है, अब राष्ट्रपति को कैसे बनाया जाता है, कैसे उसका चुनाव होता है, उसके बारे में अपन देख लेते हैं। मुख्य रूप से राष्ट्रपति है हमारी कार्यपालिका का या यूं कहें संवैधानिक प्रमुख। राष्ट्रपति क्या है? हमारी कार्यपालिका का प्रमुख है या संवैधानिक प्रमुख है। प्रोटोकॉल के अनुसार, प्रोटोकॉल के अनुसार ये पद प्रथम स्थान पर है। भारत में ये पद प्रथम स्थान पर रहेगा, मतलब प्रथम नागरिक। राष्ट्रपति को हम भारत का प्रथम नागरिक भी कहते हैं, प्रथम नागरिक। आपकी वोटिंग प्रक्रिया होती है, जनसंख्या में जो जनगणना होती है, तो सबसे पहले शुरुआत कहां से करते हैं? राष्ट्रपति से ही करते हैं। राष्ट्रपति से ही जनसंख्या की शुरुआत होती है, जनगणना की शुरुआत होती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि संवैधानिक प्रमुख बना दिया है, इनको प्रोटोकॉल का प्रमुख बना दिया, भारत का प्रथम नागरिक बना दिया है। अनुच्छेद 53 में इनके पद के बारे में बताया गया है। तो आखिर इनका निर्वाचन कैसे होता है, कौन कौन इनकी निर्वाचन प्रणाली में भाग लेता है, बात अपन पिछले वीडियो में कर चुके हैं कि राष्ट्रपति की जो निर्वाचन प्रणाली है वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली है। ठीक है, अब देखिए किस प्रकार से ये कार्य करता है। सबसे पहले अपन बात करते हैं अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली। अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के द्वारा ही राष्ट्रपति का चुनाव होता है। राष्ट्रपति के उम्मीदवार, जो भी व्यक्ति है राष्ट्रपति का उम्मीदवार बन रहा है, उसके लिए योग्यता अपन ने बात कर ली है। फिर भी इसमें 50 व्यक्ति
50 सांसद लिखूंगा मैं, ठीक है। 50 सांसद के अनुमोदक, 50 सांसद प्रस्तावक और 50 सांसद ही अनुमोदक होंगे, वही व्यक्ति राष्ट्रपति का फॉर्म भर सकता है। कहने का अर्थ है 50 सांसद प्रस्ताव देंगे कि हम हमारी तरफ से इस व्यक्ति को राष्ट्रपति पद पे खड़ा करना चाह रहे हैं, और 50 सांसद उसका अनुमोदन करेंगे। मतलब टोटल 100 सांसदों को आपको जानना है, तब जाकर के आप राष्ट्रपति पद के ऊपर आप बैठ सकते हो, 100 सांसद यदि आपके पक्ष में है तो। इसके अलावा राष्ट्रपति का जो पद है वो मुख्य रूप से 5 वर्ष के लिए है। अब हमारे संविधान में ये नहीं कहा गया है, हाँ कोई व्यक्ति एक बार राष्ट्रपति बनता है वो दोबारा भी चुनाव लड़ सकता है, लेकिन कितनी बार वो राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ सकता है, यहाँ पर हमारा संविधान मौन है। तो मौन है इसका मतलब वो अनंत बार तक के लिए, जब तक वो योग्य है वो चुनाव लड़ सकता है, ठीक है। 5 वर्ष के लिए एक कार्यकाल, जो मुख्य रूप से जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष के लिए है। न्यूनतम आयु अपन ने बात कर ली थी, न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी जरूरी है, कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए, और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए योग्य होना चाहिए, ठीक है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए उसके अंदर योग्यता होनी चाहिए। ये इतनी बात तो अपन ने देख ली है। अब इसके पास में कुछ शक्तियां हैं, कि किस प्रकार से राष्ट्रपति अपने कार्य करेगा। पहले तो ये वो देखते हैं इनकी चुनाव प्रणाली में भाग लेता कौन कौन है। मुख्य रूप से लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, इसके चुनाव प्रणाली में भाग कौन कौन व्यक्ति लेते हैं। अपन ने बात की थी ना अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली। अब अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली है तो भाग लेगा कौन कौन, आम व्यक्ति तो लेगा ही नहीं। इसका मतलब भाग लेगा कौन, पहले एक तो लोकसभा का निर्वाचित सदस्य, दूसरे राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, उसके अलावा विधानसभा व विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य। इसमें भाग लेते हैं। अब कैसे भाग लेंगे वो देखना अपन को। देखो इसमें मैं एक नाम सेम लिख रहा हूं, निर्वाचित सदस्य। निर्वाचित आखिर ये निर्वाचित है क्या? देखो लोकसभा में आपको पता होगा कि लोकसभा में राष्ट्रपति है वो 2 व्यक्ति ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त करता है, 2 व्यक्ति ऐसों को नियुक्त करता है जो आंग्ल भारतीय हों। राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त करता है। कितनों को? 12 ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त करता है। यहां लिख रहा हूं मैं नीचे, 12 ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त करता है जो कला, साहित्य और विज्ञान, से रिलेटेड व्यक्तियों। जैसे आपने सुना होगा सचिन तेंदुलकर राज्यसभा का सदस्य बिना चुनाव लड़े और राज्यसभा का सदस्य कैसे बन गया? क्योंकि क्रिकेट की कला में वो प्रवीण था। राष्ट्रपति महोदय को लगा कि इसको राज्यसभा का सदस्य बना देना चाहिए, बना दिया गया। जया प्रदा, उसके अलावा जया बच्चन, रेखा, ये जितनी भी हस्तियां हैं, सेलिब्रिटियां हैं, वो अपने अपने क्षेत्र में महान थी
तो उनको क्या कर दिया गया, राज्यसभा का सदस्य राष्ट्रपति नियुक्त कर सकता है। कितने व्यक्तियों को, 12 व्यक्तियों को। राज्यसभा में 12 व्यक्ति है और लोकसभा में 2 व्यक्ति है, ये बात ध्यान रखना। मतलब अब राष्ट्रपति के चुनाव में ये भाग नहीं लेंगे, नियुक्त किए गए व्यक्ति राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रणाली में भाग नहीं लेंगे। उसी प्रकार से विधानसभा और विधान परिषद में भी नियुक्त किए जाते हैं राज्यपाल महोदय के द्वारा। किंतु अपन पहले लोकसभा और राज्यसभा के बारे में देखें, ठीक है। लोकसभा में 2 जो सांसद हैं जो नियुक्त किए गए हैं वो कौन है, आंग्ल भारतीय। आंग्ल भारतीय वो राष्ट्रपति के पद में निर्वाचन प्रणाली में भाग नहीं लेंगे। उसके अलावा 12 ऐसे सदस्य जो राज्यसभा में नियुक्त किए गए राष्ट्रपति के द्वारा कला, साहित्य, विज्ञान के क्षेत्र में जिन्होंने उत्कृष्ट कार्य किया है वो भाग नहीं लेंगे। उसके अलावा जितने भी निर्वाचित सदस्य हैं वो सभी के सभी राष्ट्रपति पद के लिए योग्य हैं। राष्ट्रपति पद में जो चुनाव प्रणाली है उसके लिए वोटिंग कर सकते हैं। अब देखो राष्ट्रपति के बारे में और बात करते हैं अपन यहां पर कि राष्ट्र समस्त जितनी भी शक्तियां हैं, हमारा संविधान में समस्त जितनी भी शक्ति है वो राष्ट्रपति के अंदर निहित है। किंतु इनका प्रयोग, समस्त शक्तियों का प्रयोग, समस्त शक्तियों का प्रयोग है वो राष्ट्रपति काम में प्रयोग ना लेकर के उनके अधीनस्थ कर्मचारी या यूं के अधीनस्थ मंत्रिमंडल व प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति की समस्त शक्तियों का प्रयोग हमारे प्रधानमंत्री व मंत्रिमंडल काम में लेते हैं। बस जो भी निर्णय लेना होता है वो ये निर्णय लेते हैं और उसके बाद में राष्ट्रपति महोदय को भेज देते हैं और वहां पे राष्ट्रपति महोदय है, उनकी मजबूरी है हस्ताक्षर करना, उनकी बात को स्वीकार करना। ये हमारे संविधान में साफ साफ इसका अंकन है। हाँ, एक आपके दिमाग में आ रहा होगा, एक शक्ति है जेपी विट्टो। यहां पर राष्ट्रपति स्वतंत्र है। जेपी विट्टो के बारे में अभी बात करते हैं कि आखिर ये जेपी विट्टो क्या है, ठीक है। अब हमारे जो विदेशों के साथ में संबंध है, विदेश संबंध, विदेशी समझौते, विदेश में राजनियुक्त, विदेश में राजनयिक नियुक्तियां, सभी के सभी राष्ट्रपति महोदय के नाम से ही किए जाते हैं। ये बात ध्यान रखना। हाँ, भारत सरकार करती जरूर है लेकिन किस नाम से करती है, राष्ट्रपति महोदय के नाम से करती है। विदेशों के साथ में हमारे संबंध कैसे होंगे, क्या उनके साथ में समझौते किए जा रहे हैं, विदेश में हमारे जो राजनयिक हैं उनकी जो नियुक्ति करना है, जितने भी कार्य हैं वो राष्ट्रपति महोदय के हस्ताक्षर से ही होंगे, मतलब इनकी अनुमति से ही होंगे, बिना अनुमति के नहीं होंगे। अब बात करते हैं कुछ राष्ट्रपति की शक्तियां हैं। वो शक्तियां जैसे संविधान में कोई भी संशोधन करना है, संविधान में कोई नया कानून लेकर के आना है, तो वो कैसे लेके आता है। अब हमारे यहाँ पे मैंने अपन ने पहले बात की थी कि हमारे संसद में मुख्य रूप से 3 अंग हैं, ठीक है, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। चलो एक काम करते हैं, सबसे पहले अपन ने लोकसभा, राज्यसभा, और देखो कोई भी कानून, सड़क सुरक्षा से रिलेटेड एक कानून ले लेते हैं, यातायात से संबंधित एक कानून ले लेते हैं। क्या वो कानून कैसे पास होगा, उदाहरण के तौर पे मान लो सबसे पहले लोकसभा में ये लेकर आए हैं। यहाँ पर लोकसभा में वाद विवाद होगा, पक्ष और विपक्ष के द्वारा सरकार ये कानून लेके आ रही है तो वाद विवाद होगा पक्ष और विपक्ष लोकसभा में। यहाँ पर पास कर दिया जाता है लोकसभा में, ये मान लो सड़क कानून है वो पास कर दिया।
यहाँ पे पास होने के बाद में ये कानून कहाँ जाएगा, राज्यसभा में जाएगा। राज्यसभा में वापिस वाद विवाद होगा पक्ष विपक्ष के बीच में, और राज्यसभा में भी यदि इसको ओके कर दिया जाता है तो ये कानून किसके पास में जाएगा, राष्ट्रपति के पास में जाएगा हस्ताक्षर के लिए। राष्ट्रपति इस पूरे कानून को पढ़ेगा, विचार करेगा और उसके बाद में राष्ट्रपति इस पे हस्ताक्षर कर देगा। तो ये हमारा कानून यहाँ पे लागू हो जाएगा। ठीक है। एक दूसरी स्थिति क्या है कि लोकसभा में पास हो गया कानून, राज्यसभा में गया, राज्यसभा इसको पास नहीं करती है, वापस भेज देती है, वापस लोकसभा इसको वैसा का वैसा पास करती है, राज्यसभा नहीं मानती है, तो राष्ट्रपति के पास में एक शक्ति है संयुक्त अधिवेशन की, लोकसभा प्लस राज्यसभा की संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन, इन दोनों का संयुक्त अधिवेशन करवा सकता है। और संयुक्त अधिवेशन में आपको पता है लोकसभा का पलड़ा हमेशा भारी रहता है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता है वो लोकसभा का अध्यक्ष करेगा, लोकसभा का अध्यक्ष। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता का कार्य कौन करेगा, लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। और ये संयुक्त अधिवेशन में ये बिल पास करवा देते हैं और वो बिल बाद में राष्ट्रपति के पास जाता है, राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देता है तो बिल लागू हो जाता है। एक और कारण आता है यहाँ पर, एक कारण और क्या आता है, कहां पर पेच आता है सबसे बड़ा, कि कोई कानून है लोकसभा में पास हो गया, राज्यसभा में पास हो गया, लेकिन राष्ट्रपति की ये चीज समझ में नहीं है। अब राष्ट्रपति की ये चीज समझ में नहीं है तो राष्ट्रपति इस कानून को वैसा का वैसा वापिस भेज देगा पुनर्विचार के लिए। पुनर्विचार के लिए लोकसभा राज्यसभा विचार करती है, बिना संशोधन के संशोधन कर देती तो ठीक है, नो प्रॉब्लम, नहीं करती है, बिना संशोधन के वापस राष्ट्रपति को भेज देती तो यहाँ पे राष्ट्रपति बाध्य हो जाता है हस्ताक्षर करने के लिए। ठीक है, यहाँ पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य हो जाएगा। अब उसको हर हाल में हस्ताक्षर करने होंगे। एक और स्थिति आती है, एक और स्थिति भारत में अभी तक एक ही बार आई है और वो स्थिति है जेबी विटो की, जो अपन ने अभी नाम सुना था कि जेबी विटो क्या है। ये स्थिति आई थी उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री थे श्री राजीव गांधी जी, श्रीमान राजीव गांधी। इन्होंने एक बिल को पास किया था संसद के द्वारा। वो बिल था मुख्य रूप से पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड, पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड एक ये बिल था। अब इस बिल में क्या हुआ था कि भारत सरकार चाह रही थी कि हमें यदि लगता है तो हम कोई भी एक चिट्ठी को खोल करके पढ़ सकते हैं। लोकसभा और राज्यसभा में पास कर दिया, राष्ट्रपति को भेजा गया। राष्ट्रपति महोदय ने क्या किया, उसको पढ़ा और लगा कि इससे तो लोगों की प्राइवेसी खत्म हो जाएगी, तो उन्होंने उसको अपनी जेब में रख लिया। जेब में रखने के बाद में 2-4 महीने बाद में पूछा सरकार ने कि राष्ट्रपति महोदय आपके पास में हमने एक कानून भेजा था, उस पर राष्ट्रपति ने कहा मैं विचार कर रहा हूं, क्योंकि राष्ट्रपति के पास में एक समय की लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड समय तक वो विचार कर सकता है। वापिस 4-5 महीने बीते, वापिस सरकार ने पूछा, राष्ट्रपति महोदय ने कहा मैं अभी विचार कर रहा हूँ, गहन अध्ययन चल रहा आपके उस बिल के ऊपर। मतलब न तो साइन किया राष्ट्रपति ने, न ही साइन करने से मना किया। इस पावर को, राष्ट्रपति के पावर को कहते हैं जेबी विटो। जेबी विटो, जेब में रख करके भूल जाना, सीधा सा है इलाज, जेब में रख करके भूल जाना। ठीक है, इस कानून का एक बार राष्ट्रपति ने प्रयोग किया हुआ है। राजीव गांधी उस समय देश के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, ये अपना राष्ट्रपति का टॉपिक इतना हो गया है। अब इसके राष्ट्रपति पद की निर्वाचन प्रणाली, किस प्रकार से वोटिंग होती है, कैसे क्या होता है, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। धन्यवाद। ओके बाय सभी को, और पढ़ते रहा करो।